Hello, my dear students. Welcome to my channel. Let's talk about chemistry. आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। वो जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि जो बच्चे 2023 में बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आज मैं यहाँ प्रेजेंट हुई हूँ। आज हम लोग सॉलिड स्टेट से कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो बच्चे 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए आज का क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारा एम ही है टारगेट 2023। चलिए हम लोग डायरेक्ट अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस पे मूव करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आज का पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लें। यस, हमारा पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से आपको बस एक ऐसा सॉलिड चुनना है जो कि नॉन क्रिस्टलाइन हो। और आप सभी को पता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसने जैसे ही नॉन क्रिस्टलाइन की बात की, मतलब कि ये बात कर रहा है किसकी, अमॉर्फस की। और अब आपको सेलेक्ट क्या करना है, अब आपको चूज़ क्या करना है, तो आपको चूज़ करना है एक ऐसा सॉलिड जो कि क्या हो, अमॉर्फस हो, जो कि क्या हो, अमॉर्फस हो। तो देखिएगा ज़रा ऑप्शन में क्या क्या गिवन कर दिया है। ऑप्शन में गिवन है डायमंड। आपको पता है डायमंड कौन सा सॉलिड होता है, तो डायमंड हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अच्छा, ग्रेफाइट भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। कॉमन सॉल्ट भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सो इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड जो नहीं है वो क्या है, ग्लास है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ग्लास। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज। कुछ ऑप्शन गिवन है, एंथ्रासाइट, कोक, डायमंड, चारकोल और ग्रेफाइट। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपको जब ऑप्शन आप पढ़ रहे होइएगा ना, तो आप ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे कि ये एंथ्रासाइट, कोक हो या फिर डायमंड हो या फिर चारकोल हो या फिर ग्रेफाइट हो, ये चारों के चारों किसके फॉर्म से, तो कार्बन के फॉर्म में। देखिए मैं आपको पढ़ाई थी कि कार्बन के कितने फॉर्म माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन के कितने फॉर्म, कार्बन के फॉर्म है डायमंड, कार्बन का एक फॉर्म है ग्रेफाइट, कार्बन का एक फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्यूलेरेंस। क्या बोलते हैं, फ्यूलेरेंस। एक फॉर्म जिसको कि कोक बोलते हैं और एक और फॉर्म जिसको कि हम लोग चारकोल बोलते हैं। और आपको पता है कार्बन जो होता है वो उसके जितने भी फॉर्म्स होंगे वो सारे के सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, या फिर यूँ कह लो तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को लेके वो सारे के सारे फॉर्म्स इंसुलेटेड होंगे एक्सेप्ट फॉर ग्रेफाइट। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जो गुड कंडक्टर है वो क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ग्रेफाइट जो होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। कह रहा है कि दिए गए ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा अमॉर्फस सॉलिड होगा। अच्छा देखिएगा ऑप्शन, ग्रेफाइट। अभी मैं बताई ग्रेफाइट कौन सा सॉलिड है, ग्रेफाइट हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रोम एलम क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिलिकॉन कार्बाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है हमारा वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विच इज क्वार्ट्ज ग्लास। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होगा मतलब अमॉर्फस सॉलिड आपसे पूछ रहा है, और अमॉर्फस सॉलिड के लिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विच इज क्वार्ट्ज
ग्लास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा विच इज़ क्वार्ट्ज ग्लास। होप सो इस 3 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पहले रीड कीजिएगा फिर आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसी यूनिट सेल में आपको बताना है कि फ्री स्पेस का कितना परसेंटेज है, यानी कि अगर आप मानते हो कि पूरा का पूरा यूनिट सेल जो है 100% है, तो उस 100% में से जब हम लोग पार्टिकल्स की अरेंजमेंट करेंगे तो अरेंजमेंट करने के बाद कितना स्पेस रह जाएगा, कितना स्पेस खाली बच जाएगा, वही को हम लोग एम्प्टी स्पेस के नेम से जानते हैं, या फिर आप बोल लो उसको हम लोग फ्री स्पेस के नेम से जानते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखो, आपने क्या माना कि आपका जो यूनिट सेल है ना वो 100% है। अब इस 100% में से जब आप पैकिंग एफिशिएंसी यानी कि आप निकाल लेंगे कि कितना परसेंटेज जो है पार्टिकल्स उस यूनिट सेल का ले रखा है, तो आप फ्री स्पेस निकाल लेंगे। यस और नो? ऑब्वियसली यस। तो देखिए मेरी बात ना ध्यान से सुनिएगा, हमें निकालना किसका है, तो बीसीसी यूनिट सेल का। कौन से यूनिट सेल का? बीसीसी यूनिट सेल का। तो सपोज करते हैं बीसीसी यूनिट सेल में जो पूरा का पूरा यूनिट सेल है वो है हमारा 100%। अब आप सभी को पता होगा बीसीसी यूनिट सेल में जो है पैकिंग एफिशिएंसी, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है 68%। कितनी होती है? 68%। पूरा आपका यूनिट सेल 100%, जितने में पार्टिकल्स अरेंज किया गया है वो 68% है। तो आपको एम्प्टी स्पेस बताना है या फिर यूँ कह लो तो फ्री स्पेस बताना है। तो कीजिएगा कुछ नहीं, बस आप कर लीजिएगा 100 माइनस 68%। इट मीन्स दैट कितना हुआ? 32%। देखिए तो ऑप्शन में 32% है, तो देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा यस ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है उसमें जो वैल्यू गिवन है दैट इज 32%, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। देखिए पहली बात तो ये बोल रहा है मेटल क्रिस्टल की। किसकी बात कह रहा है? मेटल क्रिस्टल की। आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि मेटल क्रिस्टल को जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर यानी HCP में अरेंज किया जाएगा। मेटल क्रिस्टल मतलब 1D 2D या 3D मतलब 3D। तो आपको बताना है 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। और आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि 3D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू होती है 12, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ तक होप सो समझने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और इस क्वेश्चंस को आप बार बार देखेंगे, देखने से क्या होगा, वो क्वेश्चन जो है आपके माइंड में बैठ जाएगा। फिर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑप्शन खोजेंगे, ऑप्शन को टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहेड्रल एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, कह रहा है कि जो कुछ पेयर गिवन है, कुछ यूनिट सेल का पेयर जैसे कि बीसीसी यूनिट सेल, एफसीसी, एचसीपी, सिंपल क्यूबिक, एचसीपी, सीसीपी, बीसीसी एंड एचसीपी, तो ये सारे बेसिकली क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर या फिर यूँ कह लो तो यूनिट सेल गिवन है। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो करेगा। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉइड्स क्या होता है। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, आप एक कार्टून ले रखे, आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हो ना, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप ना एक कार्टून ले लो, उस कार्टून में आप बुक्स को अरेंज करो, लेयर बाय लेयर आप बुक्स को अरेंज करो। जब आप बुक्स को अरेंज कीजिएगा ना, उस अरेंजमेंट में भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेस बच जाएगा। अरेंजमेंट करने के बाद जो स्पेस रह जाता है वही स्पेस यूजुअली केमिस्ट्री में हम उसको वॉइड्स बोलते हैं। तो अगर आपसे वॉइड्स की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी तो आप आंसर कर लेंगे कि द एम्प्टी स्पेसेस लेफ्ट बिटवीन
क्लोज पैक्ड स्फीयर्स आर कॉल्ड वॉइड्स। तो हमें बेसिकली जानना है वॉइड्स की 3 कैटेगरी। एक को हम लोग बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो कि आपके गिवन है टेट्राहेड्रल, दूसरे को ऑक्टाहेड्रल और तीसरे को जानते हैं बाय द नेम ऑफ ट्राइगोनल। अब इसके बाद ना हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए पेयर में से ऐसा कौन सा पेयर है जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को शो करता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। टेट्राहेड्रल वॉइड को जो शो करेगा, कौन सा वॉइड? पहला वॉइड है हमारा टेट्राहेड्रल, दूसरा वॉइड है हमारा ऑक्टाहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को अगर कोई शो करता है वो है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, और ऑक्टाहेड्रल को कोई शो करता है तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो देखो आप HCP और CCP, देखो ऑप्शन में कोई HCP और CCP है? HCP एंड CCP, ऑप्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। होप सो आप लोग को अच्छे से मेरी बातें समझ में आ रही होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। दिए गए सॉलिड में से ऐसा कौन सा है ऑप्शन सही जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को बताता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आप देखेंगे डायमंड, दूसरा ऑप्शन आपके पास है ग्लास। पहला ऑप्शन है डायमंड, दूसरा ऑप्शन है ग्लास, तीसरा ऑप्शन है रबर, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द एबव। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है ग्लास हमारा जो होता है वो हमारा अमॉर्फो सॉलिड होता है, रबर हमारा अमॉर्फो सॉलिड होता है। तो जब ये दोनों नहीं होगा तो ऑल ऑफ द एबव भी नहीं होगा, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो हमारा डायमंड है, विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फो सॉलिड। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताने हैं कि अमॉर्फो सॉलिड कौन सा है। अब अमॉर्फो सॉलिड की बात कर रहा है। अभी आपने देखा डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मतलब डायमंड नहीं होगा, डायमंड नहीं होगा तो ऑल का भी ऑप्शन नहीं होगा। और आपको पता है ग्रेफाइट भी हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मतलब जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा है? बी, ग्लास। ग्लास जो है वो हमारा अमॉर्फो सॉलिड होता है। नेक्स्ट है HCP यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। यहाँ हो सकता है कि क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स की जगह पे आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले सीधा, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ ले, या फिर नंबर ऑफ आयंस पूछ ले। क्योंकि जैसी अरेंजमेंट उस जैसे आपने एटॉमिक सॉलिड को अरेंज करोगे तो एटम्स, मॉलिकुलर सॉलिड को अरेंज करोगे तो मॉलिक्यूल्स, आयनिक सॉलिड को करोगे तो आयंस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि HCP यूनिट सेल में जो है HCP यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, यानी आपसे पूछ रहा है HCP यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने के लिए कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स की पॉसिबिलिटी है। और आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को पता है कि इसका आंसर होगा 6। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स में 6 ऑप्शन, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट माई पॉइंट। यहाँ तक इस क्वेश्चन को करने में किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही ईजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। दिए गए ऑप्शन में से जितने भी हैं, जैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे ऑक्साइड है ना। तो इन सारे के सारे ऑक्साइड में से ऐसा कौन सा ऑक्साइड फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को शो करेगा, विच इज क्रोमियम डाइऑक्साइड, CrO2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड की बात कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, किस सॉलिड की ये बात कर रहा है? नेटवर्क सॉलिड। अब ये नेटवर्क सॉलिड क्या होता है तो आप पढ़े होइएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड की 4 कैटेगरी। एक 4 कैटेगरी में पहली कैटेगरी आती है, उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक सॉलिड, दूसरे को बोलते हैं मॉलिकुलर सॉलिड, तीसरे को बोलते हैं मेटालिक सॉलिड, और जो हमारा फोर्थ होता है ना वो हमारा होता है एटॉमिक सॉलिड। फोर्थ कौन सा हो जाता है हमारा? फोर्थ सॉलिड इज
एटॉमिक सॉलिड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्क सॉलिड जो है ये एटॉमिक सॉलिड का दूसरा नाम है, यानी एटॉमिक सॉलिड का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड के नेम से जानते हैं। तो अगर आपसे नेटवर्क सॉलिड पूछ रहा है, इसका मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है एटॉमिक सॉलिड। और एटॉमिक सॉलिड कहने का मतलब क्या, कैसा कौन सा है जो एटॉमिक सॉलिड है? देखो ये SO2 है ना, सल्फर ऑक्साइड। ये सल्फर ऑक्साइड अगर आप यहाँ देखोगे सल्फर ऑक्साइड, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है नेटवर्क सॉलिड के लिए, राइट आंसर इज ऑप्शन सी। डायमंड जो हो जाएगा वो हमारा एक नेटवर्क सॉलिड होगा। अच्छा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है ना, एक जेंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, और वो जेंट मॉलिक्यूल कौन फॉर्म करता है? एटॉमिक सॉलिड। सो डायमंड जो होता है नेटवर्क सॉलिड या एटॉमिक सॉलिड होता है। इसी को माय डियर स्टूडेंट्स कोवैलेंट सॉलिड के नेम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि नेटवर्क सॉलिड की जगह पे एटॉमिक सॉलिड भी दे देगा, कोवैलेंट सॉलिड भी दे देगा, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अब तक हम लोगों ने टोटल 11 क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस का सिलसिला चलता रहेगा। यस और नो? देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। पहले तो आप ये चार देखो, ये चार ऑप्शन में आपको बताने हैं कि कौन सा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। बाजी वाह, अभी सिर्फ नॉट का ही, कोई नेगेटिव का ही क्वेश्चन आ रहा है, कोई बात नहीं है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है तो कौन हो जाएगा जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होगा? जरा देखो आप, मैग्नीशियम मेटल है तो कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला देखिए, अगर किसी में है कि ए ओनली, यानी ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। दूसरे चलते हैं। दूसरा है हमारा टाइटेनियम ऑक्साइड। दूसरा है हमारा टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम की अगर बात कर ली जाए, ये भी आपका क्या है? मेटल्स है। और मेटल्स है इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को शो करेगा। यानी देखिए सेकंड ऑप्शन वाला भी गलत हो जाएगा। तो आपके पास जो बचा वो बचा ऑप्शन 3 एंड 4। देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 3 एंड 4, यानी I2 एंड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ये सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड। दिए गए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस ऑप्शन में। इस चारों ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं होगी, आयनिक सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पढ़िए। वेरी लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन द मॉल्टेन स्टेट। मॉल्टेन स्टेट में जैसे आपने NaCl लिया, तो जो आप NaCl का मॉल्टेन स्टेट लेंगे तो मॉल्टेन स्टेट में क्या इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी? पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये ब्रिटाइल नेचर को शो करता है। तीसरी प्रॉपर्टी, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होगा। और आपको पता है आयनिक सॉलिड जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है, इसका मतलब वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर का होगा। यानी ये हमारा ऑप्शन सही नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है ऐसा पूछ रहा है, और एनआइसोट्रॉपिक तो प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ऑप्शन डी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड लगता है, यानी उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन बी, ये ब्रेटाइल नेचर को शो करता है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी मॉल्टेन स्टेट में इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती है ना कि घटती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स बिहेव एज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर, एज अ कंडक्टर और इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टेम्परेचर जैसा आप दोगे उसके अकॉर्डिंग वो कंडक्टर की तरह और साथ ही साथ इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। योर ऑप्शन इज
टाइटेनियम ट्राईऑक्साइड विच इज TiO3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट ऑक्यूपाइड बाय। लैटिस साइट समझते हैं? लैटिस साइट कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आप जैसे ये सपोज करो ये आपने क्रिस्टल लिया, जैसे आप 2 मिनट का टाइम दो, मैं एक क्रिस्टल तैयार करती हूँ, मैं लैटिस साइट समझा देती हूँ, फिर आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा लाइफ में। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चलो अब आप देखो, ये जो शो कर रहा है ना, ये क्या है, जरा ध्यान से देखना आप। ये जो भी आपको दिख रहा है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा है कि पार्टिकल क्या नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल नहीं हो सकता है। फॉर किसके लिए? फॉर प्योर क्रिस्टल, यानी प्योर क्रिस्टल में आपने एटॉमिक सॉलिड सुना, आपने मॉलिकुलर सॉलिड सुना, आपने आयनिक सॉलिड सुना है, बट क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक सॉलिड सुना है? नहीं। मतलब जो वहाँ पे पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स में एटम्स की पॉसिबिलिटी है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इसलिए 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और अब देखोगे ना, तो अभी तक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में नॉट का ही क्वेश्चन ज़्यादातर किया है। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रेफाइट कैन नॉट बी क्लासिफाइड। अच्छा, ग्रेफाइट को हम लोग क्लासिफाइड नहीं कर सकते। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ये कंडक्टिंग सॉलिड है, यानी ये ऑप्शन हो गया गलत। दूसरी बात, ग्रेफाइट जो है ये एक टाइप का कोवैलेंट सॉलिड है, तो इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन हो गया गलत। नेक्स्ट है हमारा कि ये एक टाइप का नेटवर्क सॉलिड है। भैया ये कोवैलेंट सॉलिड है, तो ऑब्वियसली नेटवर्क सॉलिड भी होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विच इज आयनिक सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है कि विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज शोन बाय AgBr क्रिस्टल। AgBr क्रिस्टल से किस टाइप का डिफेक्ट, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट शोन बाय AgBr क्रिस्टल। AgBr क्रिस्टल से किस टाइप का डिफेक्ट शो होगा? तो स्कॉटकी डिफेक्ट भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट नहीं होगा, यानी हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर, क्योंकि ये स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। नेक्स्ट कह रहा है इन टू डायमेंशनल द कोऑर्डिनेशन नंबर इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इसको समझ लीजिए, इसको समझने ज़्यादा टफ नहीं है आई थिंक। देख लीजिए, अब थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, किसकी बात कर रहा है? ये आपका स्क्वायर है, तो कहने का मतलब ये आपको पता है सेंट्रल पार्टिकल है, इसके बीच में 4 ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो इसके टच में होंगे, इसके कांटेक्ट में होंगे, तब जाके ये एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर को तैयार करेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। और देखिए 4 में कौन सा, 4 को लेके कौन सा ऑप्शन गिवन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसमें से ऐसा कौन सा डिफेक्ट है जिसको कि हम लोग डिसलोकेशन डिफेक्ट के नेम से जानते हैं? किस डिफेक्ट के नेम से जानते हैं? डिसलोकेशन डिफेक्ट के नेम से। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि डिसलोकेशन डिफेक्ट जो है इसका अदर नेम क्या हो जाएगा? स्कॉटकी होगा। अरे नहीं भैया, स्कॉटकी नहीं होने वाला है। अच्छा, फ्रैंकल हो जाएगा। अच्छा, फ्रैंकल को थोड़ी देर बाद देखते हैं। नॉन स्टीमेट्रिक डिफेक्ट होगा। अरे भैया नहीं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होगा। नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या हो जाएगा? फ्रैंकल डिफेक्ट। होप सो क्वेश्चन नंबर 19 तक किसी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्वार्ट्ज क्या है। आप देखा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स इसको लेके कंफ्यूजन में रहते हैं। ये क्वार्ट्ज जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन क्वार्ट्ज के साथ जैसे ही ग्लास ऐड हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा तैयार अमॉर्फस सॉलिड। कौन सा सॉलिड? अमॉर्फस सॉलिड। इज दैट क्लियर? चलिए, बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अमॉर्फो सॉलिड इज ऑल्सो नोन एज। अमॉर्फो सॉलिड, अरे भैया अमॉर्फो सॉलिड का बहुत सारा नाम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, मतलब यस हम लोग इस नेम से भी जानेंगे विच इज़ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड के नेम से भी जानते हैं, सुपर कूल लिक्विड के नेम से भी जानते हैं। इसका मतलब इसके लिए जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी, ऑल। क्या है? ऑप्शन डी, ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमॉर्फो सॉलिड। ये अमॉर्फो सॉलिड नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि अमॉर्फो सॉलिड नहीं है लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब ये अमॉर्फो सॉलिड नहीं है लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो ग्लास आपका अमॉर्फो सॉलिड है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लास्टिक अमॉर्फो सॉलिड है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रबड़ भी अमॉर्फो सॉलिड है मगर मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब ऑप्शन सही जो है वो है हमारा डी, NaCl या फिर रॉक साल्ट। और वैसे भी आप जानते हैं कि NaCl जो है ना वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। वाह, ये चीज़ ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है, मतलब पोलर नहीं होगा तो नॉन पोलर होगा। तो ये पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, जरा ध्यान से समझ लो इसको। पोलर और दूसरा है हमारा नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड या फिर पोलर कहने का मतलब कि जब आप दो अलग अलग एलिमेंट को जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग होती है, जब उसको आप कंबाइन करेंगे तब जाके जो सॉलिड तैयार होगा वो हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। जैसे कि SO2, जैसे कि NH3, जैसे कि HCl। देखो आप, सल्फर एक अलग एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, कंबाइन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया जो कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वैसे सॉलिड जिसकी अलग अलग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन होकर कंपाउंड को तैयार करेगा। नॉन पोलर क्या होगा, तो एक में डिफरेंट है तो दूसरे में हो जाएगा सेम। तो सेम कहने का मतलब जैसे I2 में क्या होता है, दो आयोडीन मिलके I2 बनाता है, मतलब दोनों केस में ये जो एटम है, जो आयोडीन का एटम है वो क्या है, सेम है। जैसे आप बात कर लो Cl2, जैसे आप बात कर लो Br2। तो देखो ऑप्शन में क्या है गिवन, कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड नहीं है। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बताना है कि आप लोग को कि इसमें से कौन सा आयोनिक सॉलिड नहीं है। अगर ध्यान हो तो आयोनिक सॉलिड एक ऐसा सॉलिड जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो देखिए आयंस नहीं होगा जब ये आइस के फॉर्म में होगा। आपसे पूछ रहा है कि आयनिक सॉलिड नहीं है लेकिन ZnH तो है। क्यों? क्योंकि ZnH जो है ये आयंस के फॉर्म में टूटेगा। Zn2 प्लस S2 माइनस, ये MgO जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी टूटेगा। तो कैसे, Mg2 प्लस O2 माइनस। अच्छा, अगर लास्ट वाला ऑप्शन देखें कैल्शियम फ्लोराइड, तो ये है हमारा Ca2 प्लस 2F माइनस। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये सारे आयंस के फॉर्म में टूट रहे हैं, मतलब इस सब के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या है, इस सब के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो आयंस है, मतलब ये सारे के सारे आयनिक सॉलिड हुए। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आयनिक सॉलिड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, वाटर इन द फॉर्म ऑफ आइस, ये हमारा एक आयनिक सॉलिड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक BCC एंड FCC। आपको नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रख लेंगे, याद कर लेंगे। BCC यूनिट सेल में जो हमारा नंबर ऑफ एटम्स होता है, किस में, BCC यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो होता है 2। FCC यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वो होता है 4। और सिंपल क्यूबिक में जो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो होंगे 1। तो देखिए पहले सिंपल क्यूबिक, तो देखिए ऑप्शन 1, तो A एंड B की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। अब देखिए ऑप्शन ए यानी तो ऑप्शन बी, तो सिंपल क्यूबिक के बाद BCC में नंबर ऑफ एटम्स 2, तो देखिए 1, 2 एंड 4, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट माई पॉइंट।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है लीट द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर बी एन। सपोज करते हैं कि एक क्लोज पैक्ड स्फीयर में जो नंबर ऑफ स्फीयर्स है वो n है, नंबर ऑफ स्फीयर जो है वो n है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर n है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर अगर n है तो टेट्राहेड्रल के केस में ये 2 गुना हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के केस में ये 2 गुना हो जाएगा यानी 2n हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपसे ऑक्टाहेड्रल पूछ लेगा तो ऑक्टाहेड्रल के केस में इसकी वैल्यू एज यूजुअल सेम रह जाती है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड में ये ट्वाइस हो जाता है, देखिए ट्वाइस के लिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग इफिशियंसी को लेके, ये भी ध्यान रखेंगे, कुछ बातें हमने पहले भी की थी जिसमें हमने एम्प्टी स्पेस निकाला था, बिफोर दैट हमें पता होनी चाहिए पैकिंग इफिशियंसी, सो हम लोग पैकिंग इफिशियंसी निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इस यहाँ देखते हैं, यहाँ गिवन है HCP और CCP स्ट्रक्चर में पैकिंग इफिशियंसी बताना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, HCP और CCP में जो हमारा पैकिंग इफिशियंसी है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको लेके कंफ्यूजन है क्या? अगर है तो आज से निकाल दो। क्यों? क्योंकि HCP और CCP एक हमारा ऐसा क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर है जिस दोनों में पैकिंग इफिशियंसी की वैल्यू 74% ही होती है। तो HCP में भी 74%, CCP में भी 74%, यानी देखिए 74% एंड 74%, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को शो करेगा। ये है हमारा मैंगनीज ऑक्साइड, ये हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को शो करेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो फेरी मैग्नेटिज्म। दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा फेरी मैग्नेटिज्म को शो करेगा। फेरी मैग्नेटिज्म आयरन कंटेनिंग ऑल कंपाउंड, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस एग्जिबिट पारामैग्नेटिज्म। पारामैग्नेटिज्म को कौन शो करेगा? स्टूडेंट्स मेरी बात आज आप लोग एकदम से समझ लो, बैठा लो माइंड में, कभी ये भूलना मत। पारामैग्नेटिक आप वैसे ही सबस्टांस को कहोगे जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हुआ तो कहने का मतलब वो हमारा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर हमारा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो पारामैग्नेटिक होगा। और जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि O2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से दिए गए ऑप्शन में से O2 एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पारामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करेगा। होप सो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सबस्टांस इन सॉलिड स्टेट। स्टूडेंट्स बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो एक रिलैक्स मारते हैं और एक स्टोरी सुनते हैं। कैसी स्टोरी की बात मैं कर रही हूँ? अच्छा, आपको पता है 2 फ्रेंड की एक बहुत ही गजब की स्टोरी है। वो स्टोरी बहुत काम में आती है जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि दो जो क्लोज फ्रेंड होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी स्टोरी कुछ अलग ही होती है। वो क्लोज फ्रेंड होते हैं और इतने क्लोज होते हैं कि वो अपनी बातें शेयर करते हैं, अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। इसका मतलब क्या होता है सॉलिड के केस में, समझ लो आप। ये ही हमारे जो 2 फ्रेंड है ना, वो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है। ये सॉलिड पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सबस्टांस इन सॉलिड स्टेट। एक कोई सबस्टांस है जो पहले से सॉलिड स्टेट में है और वो अपने स्टेट को, सॉलिड स्टेट को मेंटेन रखे, इसके लिए कौन सा कंडीशन जरूरी है? टेम्परेचर हाई। अरे भैया, जब आप टेम्परेचर दोगे तीसरे बंदे को, 2 क्लोज फ्रेंड के बीच में तीसरे बंदे को लाओगे तो वो दोनों की दोस्ती तोड़ेगा ना। जो दोनों क्लोज फ्रेंड थे उन दोनों के बीच की दोस्ती को वो तोड़ना चाहेगा।
तोड़ेगा ना, मतलब क्या, बॉन्ड को तोड़ेगा। जब हम टेम्परेचर देंगे तो बॉन्ड टूटेगा, लेकिन सॉलिड का बॉन्ड टूटना तो नहीं चाहिए क्योंकि हमें सॉलिड स्टेट को ही मेंटेन रखना है, यानी ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट है लो टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर कम होगा तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले थोड़ा सी और डी देखते हैं। हाई थर्मल एनर्जी, ये भी नहीं होगा। वीक कोहेसिव फोर्स, ये भी नहीं होगा। यानी हमें करना क्या होगा, टेम्परेचर को कम करके रखना होगा, तो हम उस सब्सटेंस को सॉलिड स्टेट में ही मेंटेन करके रख सकते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट एज अ कोवैलेंट क्रिस्टल इन सॉलिड स्टेट। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा कोवैलेंट क्रिस्टल है, ऐसा कौन सा बेसिकली सॉलिड में आपको बताना है कोवैलेंट सॉलिड का फॉर्मेशन कौन करेगा, सिंपल सा। तो कोवैलेंट सॉलिड का फॉर्मेशन, कोवैलेंट क्रिस्टल का फॉर्मेशन कौन करेगा? योर करेक्ट ऑप्शन इज सिलिकॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है इफ द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर बी एन देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अभी मैं बताई थी कि अगर नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर n होगा तो टेट्राहेड्रल में 2n हो जाता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में एज यूजुअल मेंटेन करके रखता है। तो देखिए ऑप्शन में क्या गिवन किया है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 34 तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, सारे स्टूडेंट्स इस आंसर को देने के लिए एक्साइटेड भी हो रहे होंगे कि एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कितनी होती है। जिनको पता हो वो तो एक्साइटेड हो रहेंगे, जिनको नहीं पता वो जान ले कि एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है फॉर अ कोवैलेंट सॉलिड। अब आप समझो इस चीज़ को, कोवैलेंट सॉलिड की ये बात कर रहा है, कोवैलेंट सॉलिड की। तो कोवैलेंट सॉलिड में द पार्टिकल्स विच ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट, यानी आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोवैलेंट सॉलिड के लिए लैटिस पॉइंट पे कौन सा पार्टिकल ऑक्यूपाई होगा, तो वही पार्टिकल्स होंगे ना जिसे वो बना होगा। तो कोवैलेंट सॉलिड का अदर नेम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इसका अदर नेम है एटॉमिक सॉलिड। क्या है अदर नेम? एटॉमिक सॉलिड। कहने का मतलब इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो गए, एटम्स हो गए, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सो फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी आपने पहले भी इसको लेके क्वेश्चन करा है। AZBR जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट को भी शो करता है, स्कॉटकी डिफेक्ट को भी शो करता है। सो फ्रैंकल डिफेक्ट को जो शो करेगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? AZBR। कह रहा है कैटायंस आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल साइट इन अ ब्लैंक डिफेक्ट। अच्छा, फ्रैंकल डिफेक्ट का कहने का मतलब क्या, उसके आयन जो होते हैं ना अपने इस पे, जैसे कि देखना ज़रा, यहाँ कटायन, यहाँ अनायन, यहाँ कटायन, यहाँ अनायन, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल्स अपनी जगह को छोड़ के वो जो है ना यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इंटरस्टिशियल साइट पे। तो कह रहा है कि कटायन जो कि इंटरस्टिशियल साइट पे प्रेजेंट होता है कौन से डिफेक्ट में, तो ये डिफेक्ट हमारा हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर दैट सेंस क्योंकि आपसे ये पैकिंग फ्रैक्शन पूछ रहा है, और पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपको जानना चाहिए क्या क्या ऑप्शन में है, FCC, BCC, सिंपल क्यूबिक। तो आपको पता होगा तब। तो देखिए FCC यूनिट सेल में, कौन से यूनिट सेल में, FCC यूनिट सेल, फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, नहीं पता, 74%। अगर BCC की बात करें तो BCC में कितनी होगी, नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार से याद रखना कि BCC में होती है 68%। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सिंपल क्यूबिक का भी नहीं पता। अच्छा कोई बात नहीं है, अगली बार से लेकिन याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। FCC में 74, BCC में 68। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में होता है 52.4%, यानी सबसे कम होता है सिंपल क्यूबिक में, उससे ज़्यादा BCC में, सबसे ज़्यादा FCC में। देखिएगा तो ऑप्शन बी में कुछ ऐसा ही गिवन है कि FCC इज़ ग्रेटर दैन BCC इज़ ग्रेटर दैन सिंपल क्यूबिक।
होप सो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये जो वैल्यू गिवन है वो पैकिंग एफिशिएंसी या फिर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। डोपिंग के प्रोसेस से, डोपिंग कहने का मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करना, तो आपको बताना है कि किस टाइप का डिफेक्ट अराइज होगा। किस टाइप का डिफेक्ट? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में आपको बताने हैं कि वो कौन से चार्ज को एक्वायर करेगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, या फिर वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट ऑफ पी टाइप की इम्प्योरिटी को मिला रहे हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो चार्ज होता है वो चार्ज कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। नेक्स्ट देखिए, which type of point defect changes the density of a corresponding solid in a crystal unit cell। crystal unit cell में आपको बताना है कि किस टाइप का point defect सो होगा जिसकी वजह से डेंसिटी को अफेक्ट होगा। यानी अगर आपने कोई यूनिट सेल लिया ना, तो उस यूनिट सेल में अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है, लाइक स्कॉटकी, फ्रैंकल, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, तो उस डिफेक्ट के कारण आपको जो चेंजेस दिखाई देंगे वो डेंसिटी में, तो आपको बताना है वो डिफेक्ट कौन सा होगा। और आपको पता होना चाहिए वो डिफेक्ट हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 42। Very easy. When we mix a pentavalent impurity in the crystal lattice of germanium, then the type of form semiconductor will be। कह रहा है कि जब आप जर्मीनियम जो कि आपका मेटलोइड है, इस जर्मीनियम में आप एक पेंटावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी 5 है, इस इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे, देन जो सेमीकंडक्टर तैयार होगा उस सेमीकंडक्टर को किस टाइप का सेमीकंडक्टर कहेंगे? माय डियर स्टूडेंट्स, उस सेमीकंडक्टर जो हो जाएगा वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू गेट एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फ्रॉम सिलिकॉन। आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही मेटलोइड है। सो कह रहा है कि सिलिकॉन से जब हमें एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर को ऑब्टेन करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, उसको किस इम्प्योरिटी के साथ ऐड करना चाहिए, डोप करना चाहिए, उसके साथ जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5 हो। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो आंसर सबको पता होगा। 1 डायमेंशन में आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप इसका निकालो तो ये कितने पार्टिकल्स के अटैच में है, 1 2, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2, यानी 44 का ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अच्छा बढ़िया, 2 डायमेंशन में स्क्वायर की बात कर रहा है मतलब 4 और हेक्सागोनल की बात कर रहा है मतलब 6, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर का 4 और हेक्सागोनल का 6, यानी कि जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 45, क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। बताना है कि दिए गए ऑक्साइड में से ऐसा कौन सा है जो फेरोमैग्नेटिज्म को शो करेगा। इट्स अ क्रोमियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन N2O। N2O में आपको Na2O में आपको बताना है सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि होता है 4। नेक्स्ट है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन देन द डिफेक्ट इन क्रिस्टल इज कॉल्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, उसको फारवे सेंटर के नेम से जानते हैं या फिर आप इसको एप सेंटर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ अमॉर्फो सॉलिड इज। आपको ये नहीं पता अमॉर्फो सॉलिड का एग्जांपल क्या है? डायमंड तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, साल्ट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन डी रबर। रबर जो है वो हमारा अमॉर्फो सॉलिड है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फो सॉलिड। दिए गए में से कौन सा हमारा अमॉर्फो सॉलिड होता है? अमॉर्फो सॉलिड, अच्छा देखो क्या है, NaCl अमॉर्फो सॉलिड है, नहीं। ZnS अमॉर्फो सॉलिड है, नहीं। SiC अमॉर्फो सॉलिड है, नहीं। अमॉर्फो सॉलिड क्या है? ग्लास है।
सो माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सारे स्टूडेंट्स को आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाई हूँ वो सारे क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी टॉपिक्स के रिगार्डिंग कोई डाउट्स हो, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगी। अच्छा, इस सब के बियॉन्ड भी आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म याद रखेंगे, वो क्या? वन बोर्ड मैग्नेटन की वैल्यू। वन बोर्ड मैग्नेटन की जो वैल्यू होती है, अगर इसका फॉर्मूला पूछेगा तो आप बताएंगे EH/4 MC, और इसकी वैल्यू पूछी जाएगी, वैल्यू जब कैलकुलेट की गई तो निकल के आई 9.7 × 10⁻⁻21 अर्ग पर गॉस। ठीक है, ये इस चीज़ को बस ध्यान में रखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं आऊँगी। वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्टिव का, सॉलिड स्टेट का सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चंस कर लेंगे। आप इसको जब 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब आप देखेंगे, एटमोस्ट 5 टाइम्स, एटलीस्ट 1 टाइम्स जब आप इसको देखेंगे ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। और फिर जब आप क्वेश्चन को देखिएगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो देख के ऑप्शन खोजिएगा, ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, बस हो गई बात ख़त्म। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।